Topic of lecture number 14 is chapter 2, viscous incompressible flow. What do you mean by viscous? It means fluid is thick. It has some viscosity. उसके अंदर कुछ गाढ़ापन है. And second term is incompressible. What do you mean by incompressible? Compressible mean you can compress your fluid. Its density rho is variable. But when you are say incompressible, its mean its density not change. It's remain constant. Student has a big mistake when they have take understanding of compressible and incompressible. Incompressible के केस पे वो अक्सर बोल जाते हैं कि रो जो है वो नहीं है, डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करती इनकम्प्रेसिबल में. ऐसा नहीं होता. डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब फ्लूइड ही नहीं है. तो इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी उसकी है लेकिन वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, जैसा कि कंप्रेसिबल में होती है. तो टॉपिक क्लियर हो गया हमें कि विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो. हम इस चैप्टर के अंदर कैसे फ्लूइड्स पढ़ेंगे जो कि गाढ़े होंगे और जो कि इनकम्प्रेसिबल होंगे. ठीक है. जो इसकी इंट्रोडक्शन है यू कैन स्टडी इट बाय योर ओन सेल्फ. बहुत इजी लाइंस पर है लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहली जो उन्होंने लाइन लिखी है, वी हैव डिस्कस द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड फॉर विच द विस्कोसिटी हैज़ बीन अज्यूम्ड टू बी ज़ीरो. इसमें उसने बताया कि हम जो लास्ट सेमेस्टर में अपने पास आइडियल फ्लूइड्स पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमने इनकम्प्रेसिबल तो पढ़े थे लेकिन इनविसिड पढ़े थे, विस्कस नहीं पढ़े थे. अब जो हम स्टडी करेंगे वो सारे विस्कस होंगे जिनके अंदर विस्कोसिटी जो है उसको ज़ीरो ज्यूम नहीं किया जाएगा लास्ट टाइम की तरह. और वो फर्दर इसके बारे में बताएगा कि जब हमारी विस्कोसिटी ज़ीरो होती थी तो हम सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस को डिस्कस किया करते थे. अब क्योंकि हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी आ गई है तो हमें टेंजेंशियल स्ट्रेसेस को भी डिस्कस करना पड़ेगा. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बता रहा है कि हम इस चैप्टर में जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस बनाएंगे किसके, नेवियर-स्टोक्स के और साथ में एनर्जी इक्वेशन के. और उसने बोला कि हमारे पास बिकॉज इसके अंदर विस्कोसिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो इनका सोल्यूशन जो है, इनके लिए जो हम सोल्यूशन बिल्ड करेंगे एग्जैक्ट सोल्यूशन, वो इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जो आजकल के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा इनकी जनरल फॉर्म निकालना, यानी इनके लिए सोल्यूशन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपका फ्लूइड विस्कस होता है तो उसमें नॉन लिनियरिटी आ जाती है और उसको मैथमेटिकली जो है हम इस तरह लिखते हैं कि ये हमारे पास v डॉट डेल v, ये चीज़ इसे कॉल करेंगे नॉन लीनियर टर्म. और इसी नॉन लीनियर टर्म के बिहाफ पे जो है वो अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेगा. एक वो कैटेगरी होगी जिसके अंदर ये जो नॉन लीनियर टर्म है v डॉट डेल v, ये जो है वो हम आइडेंटिकली ज़ीरो ले लेंगे, ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे. और जो सेकंड हमारी इसकी टाइप होगी, हम इसमें जो ये नॉन लीनियर टर्म होगी इसको क्या कहेंगे, ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. ठीक है. दो हिस्सों में अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को हम डिवाइड कर लेंगे. इस पूरे चैप्टर में हमने निकालने ही एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. किसके लिए, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस के लिए. और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने फ्लूइड्स के ऊपर जो सिस्टम लेंगे वो डिफरेंट लेते जाएंगे. जैसे कि उसने बोला कि हम कैसा कैसा सिस्टम ले सकते हैं, फ्लोज बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, यानी कोई सी दो पैरेलल प्लेट्स हो सकती हैं उसके बिटवीन जो है हमारा फ्लूइड मूव करेगा, हम ऐसा सिस्टम ले सकते हैं. इसके अलावा कह रहा है कि हम कोई सर्कुलर पाइप ले सकते हैं जिसके अंदर हमारा जो है फ्लूइड मूव करे. फ्लो बिटवीन कोएक्सियल सिलेंडर, यानी दो सिलेंडर्स ले सकते हैं, एक सिलेंडर बाहर और एक सिलेंडर अंदर, और उनका जो एक्सिस है वो सेम हो जाए, इस तरह से कर सकते हैं. फ्लो बिटवीन रोटेटिंग सिलेंडर्स, अब ये जो सिलेंडर्स हैं ये रोटेट करना शुरू कर दें, इस तरह का सिस्टम हम ले सकते हैं. फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन एंड स्टोक्स प्रॉब्लम्स, यानी उसने बोला कि ये जो सारे उसने डिस्कस किए हैं कि ये इनमें से कोई भी सिस्टम लेकर हम अपनी नॉन लीनियर टर्म को ज़ीरो रखकर हम इसके लिए क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस निकालेंगे. और इसके अलावा हम लोगों एग्जैक्ट सॉल्यूशंस किन चीज़ों के लिए निकालेंगे, कैसे सिस्टम ले सकते हैं हम लोग जिसके अंदर नॉन लीनियर टर्म जो है वो नॉट ज़ीरो होगी
और वो सिस्टम होगा हमारे पास जैसे कि कोई भी उसने बोला है कोई सिंक टाइप पोरस प्लेन, मतलब ऐसे ही कोई सिस्टम ले लें जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एक मैंने सिस्टम लिया हुआ है, उसके बीच में एक होल कर दें, ऐसा कोई सिस्टम ले सकते हैं। और यहाँ पे सिस्टम के अंदर सारा फ्लूइड है और इस होल से क्या फ़र्क पड़ेगा, सारा जो फ्लूइड है इस होल की तरफ, जहाँ पे होल है उसकी तरफ को मूव करेगा। या फिर जो हम प्लेट ले रहे हैं, पहले हम सिंपल प्लेट ले रहे हैं, हम उसके अंदर पोरस यानी उसके अंदर कुछ होल्स कर देते हैं इस तरह, तो हमारी प्लेट जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी जिस तरह वो पहले की होगी। तो हम डिफरेंट तरीकों से अपने सिस्टम को चेंज करके एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के लिए। ये हमारा वर्क है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? इन क्लास अब हम यहाँ से टॉपिक्स पढ़ते हैं 2.2 जिसमें है एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस फॉर अ विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब हम एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने लगे हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस के लिए। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट जो है सिस्टम लेते हुए इनके हमने सोल्यूशन जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास होंगे जैसे सिंपल, कोटी फ्लो, ये सिस्टम्स के नाम रखे हुए हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल कोटी फ्लो से क्या मीनिंग था। एक इस सिस्टम में हम इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे। इसी तरह हम जनरलाइज कोटी फ्लो, इस तरह के सिस्टम के लिए एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे। अब आपको ये मैं बता क्यों रही हूँ इतने सारे सिस्टम्स के लिए हम निकालेंगे, उसकी रीज़न ये कि जब हम लोगों ने वर्क शुरू करना है इसके लिए करें, इसके लिए करें, इसके आगे और भी काफ़ी सारे सिस्टम्स आएंगे जिनके लिए हम वर्क करेंगे, तो हमारा इनिशियल स्टेप सेम होगा सबके लिए। यहाँ पे इसने सारा सॉल्व किया हुआ ये स्टेप, जो इनिशियल स्टेप है ये नेक्स्ट पेज में यहाँ तक जाएगा। ये देखिए ये सारा इसने स्टेप यहाँ तक हमें सॉल्व करके दिया है। और हर टॉपिक में हमने इतना सिस्टम तो काम करना ही करना है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस लगानी है इसके ऊपर कि जब ये सिस्टम होगा तो कैसा होगा एग्जैक्ट सोल्यूशन, जब ये सिस्टम होगा तो कैसा होगा एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो अब क्या है, दो मेथड है, या तो हम पहले यहाँ तक सारा स्टडी कर लें और बाद में उसके ऊपर एक कंडीशन लगाते रहें, या फिर डायरेक्ट जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा उस तरह से मैं ये स्टार्ट करती हूँ और उसके बीच में ही ये सारा जो टॉपिक यहाँ से 2.2 का ये जो कैलकुलेशन है ये सारी इस वाले टॉपिक के अंदर जो मैंने पेपर में फॉर एग्जांपल देती हूँ कवर करना है, जिस तरीके से करना है वो सारा मैं आपको यहीं पे करवा देती हूँ। तो फिर बेसिकली हमारा चैप्टर 2 का जो स्टार्ट हुआ वो इस टॉपिक से होगा, स्टेडी लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। और इसका कंप्लीट जो क्वेश्चन बन जाएगा फिर वो कैसे बन जाएगा, वो इस तरह से होगा कि फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस। मैं इस तरह से लिख रही हूँ नेवियर-स्टोक्स को, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस फॉर स्टेडी, आगे वो सारी यही स्टेडी लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। इस तरह से एक क्वेश्चन बनेगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सभी स्टेप्स आपने गौर से देखने हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये होगा कि हमें नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस लिखनी है, और किसके लिए लिखनी है, विस्कस इनकम्प्रेसिबल के लिए। ये हमने पिछले चैप्टर में 37 या 38 पेज पे ये हमने निकाली थी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल के लिए, जिसमें लास्ट पार्ट था डेल डॉट वी वाला, वो जो है इज इक्वल टू 0 हो गया था फ्रॉम बिकॉज ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट कह रहा है जब आप लोग इसके सोल्यूशन एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे तो आपने जो है ना बॉडी फोर्स उसको नेग्लिजिबल कर लेना। यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई एफ जी मिसिंग है, तो वो क्यों मिसिंग है, क्योंकि नेग्लिजिबल बॉडी फोर्स नहीं लेनी, हम इन फैक्टर्स के साथ लेफ्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सिस्टम लिया गया है वो क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसकी तमाम तर कंडीशंस को हमने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पर अप्लाई कर देना है। अब हम अपना सिस्टम समझ लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम क्या है। सिस्टम है कि हमने जो फ्लूइड लेना है, लेमिनार लेना है, स्टेडी लेना है और दो प्लेट्स के दरमियान लेना है। इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। हम एक सिस्टम लेंगे इस तरह से, इस तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस तरफ हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। टू हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं
एक जो है वो यहाँ पर है एक्स एक्सिस की साइड पर एक प्लेट, और सेकंड प्लेट जब हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास ये है। और हम कहते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो हमने डिफरेंस लिया है वो हमारे पास है h। और ये भी आपने कंसिडर कर लेना है कि जो आपने प्लेट्स हैं वो आपने इन्फिनाइट ली हैं। इट्स मीन टू से कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर हैं, और जो इनके दरमियान डिस्टेंस है h वो आपने एज कंपेयर टू इन प्लेट्स के बहुत शॉर्ट लिया है। प्लेट्स बहुत बड़ी हैं, यानी बहुत दूर दूर तक फ्लूइड है, लेकिन जो इनके दरमियान डिफरेंस है इन प्लेट्स के दरमियान वो एज कंपेयर टू इनकी लेंथ के वो बहुत कम है, और वो h है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो प्लेट है वो नीचे वाली प्लेट रेस्ट पर है। ये जो हमारी नीचे वाली प्लेट है वो रेस्ट पर है। तो स्टार्ट में अगर हम इसकी वेलोसिटी को देखें, किसकी वेलोसिटी को, हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक फ्लूइड लिया है, सॉरी वो मैं बताया नहीं आपको, हमने इसके दरमियान जो फ्लूइड लिया है एक, वो ये हमारे पास है, और वो एक ऐसा फ्लूइड है जो स्टेडी है और लेमिनार है। अगर तो वो फ्लूइड स्टेडी है तो आपको पहली कंडीशन पता चल रही है अपने पास कि वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर उसका डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। एक तो हमें ये पता चल गया। सेकंड, वो लेमिनार है, तो क्या सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि वो एक दूसरे को, जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड है, वो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। हमारे पास लेमिनार ऐसा नहीं होता। लेमिनार क्या है कि वो अच्छे बच्चों की तरह जो फ्लूइड है वो लेयर्स में मूव करता रहता है। तो जो इसके दरमियान हमारे पास फ्लूइड होगा फिर वो किस टाइप का होगा, ऐसे लाइंस में, ऐसे हमारे पास इसके दरमियान फ्लूइड होगा, ऐसे ये हमारा फ्लूइड आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी वेलोसिटी के ऊपर। अब हमारे पास जो इसके दरमियान फ्लूइड है, हम कहते हैं कि जो हमारे स्टार्ट में प्लेट है वो एट रेस्ट पर है, इसलिए स्टार्ट में जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाती है 0, क्योंकि फ्लूइड बिल्कुल रेस्ट पर है। और एज डिस्टेंस करने के बाद, इनके दरमियान फासला करने के बाद, एक प्लेट जो पड़ी हुई है वो थोड़ा सा मूव करती है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। जो हमारा फ्लूइड है वो किस तरफ को मूव करेगा, फिर जब प्लेट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा फ्लूइड भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल बैठा होगा इधर इसके पास, बिल्कुल इस जगह पे, इस पॉइंट पर, जैसे ये प्लेट थोड़ा सा आगे मूव करेगी ये पार्टिकल भी थोड़ा आगे मूव कर जाएगा, जो बिल्कुल प्लेट के पास होगा। सेकंड पार्टिकल जो प्लेट से थोड़ा दूर होगा वो भी प्लेट के साथ थोड़ा आगे आएगा, लेकिन थोड़ा कम मूव करेगा। लेयर्स में हैं सारे फ्लूइड्स, और हम एक ही लाइन पर डिस्कस पार्टिकल्स की बात करें कि इस जगह से जब प्लेट आगे मूव की तो ये पार्टिकल यहाँ चला गया, ये पार्टिकल यहाँ चला गया, उसके बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये लास्ट वाला यहाँ। जैसे जैसे हम प्लेट से दूर होते गए, जो पार्टिकल्स हैं उनकी लास्ट पे जाके देखा कि वो हिला ही नहीं अपनी जगह पे, वहीं पर स्टे किया हुआ है, लेकिन फर्स्ट वाला यहाँ पे चला गया। तो अगर हमने इसका वेलोसिटी प्रोफाइल को गौर किया तो वो कुछ इस तरह से आया। तो अगर हम कह लें कि स्टार्ट में ये ओरिजिन पर था हमारे पास और ये हमारे पास ए था, तो जैसे ही हमारी प्लेट मूव की तो ये ए से उठकर ए डैश पर आ गया। लास्ट सेमेस्टर में भी जब आपने विस्कोसिटी लॉ पढ़ा था तो उसके अंदर भी ऐसे ही वो मूव करता था। जो प्लेट के साथ थे वो बिल्कुल ज़्यादा आगे चले जाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो उससे दूर पार्टिकल थे वो स्लो डाउन अपनी वेलोसिटी को जो है वो मूव, यानी हाई अप करते थे, स्लो डाउन उनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती थी। ये हमने अपना सिस्टम समझ लिया। इसमें थोड़ा सा वेलोसिटी को देखें। अगर मैं इस पे वेलोसिटी को डिस्कस करना चाहूँ तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा हमारे पास होता है, u, v और w। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि जो हमारा फ्लूइड है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इट्स मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और कंडीशन हमें मिल गई कि जो हमारे पास v है वो भी 0 है और जो w है वो भी 0 है, क्योंकि इन कंपोनेंट्स की डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही, सिर्फ हमारे पास एक्स एक्सिस यानी कि u कंपोनेंट के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है फ्लूइड। तो एक और हमारे पास चीज आ गई
अब हमें ये देखना है जो हमारा u आया है, इससे हमारी वेलोसिटी जो होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। हमारी वेलोसिटी डिपेंड कर रही होती है x, y, z स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो जो हमारा u है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x, y, z और t पर, क्योंकि सिर्फ u डायरेक्शन में ही मोशन हो रही है। लेकिन अगर अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि u किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने बोला ये स्टेडी है तो इट्स मीन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। और दूसरा हमने बोला कि हमारे पास जो इसके दरमियान डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान वो h है। अगर ये डिफरेंस नहीं हो तो फिर ये जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है ये प्रोड्यूस नहीं होगा हमारे पास। तो इसका मतलब जो u है वो ना तो x पे डिपेंड कर रहा है जो कि इन्फिनाइट पीछे तक फैला हुआ है, z पे डिपेंड कर रहा है जो कि इन्फिनाइट पीछे तक फैला हुआ है, बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस y पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि एज डिफरेंस है ना यहाँ x से y तक, तो इसके ऊपर हमारा जो है वो u डिपेंड कर रहा है। अगर ये दोनों प्लेट साथ साथ आ जाए हमारे पास तो फिर तो बीच में कुछ है ही नहीं, कोई हाइट ही नहीं है, तो फिर मोशन कहाँ पर होगी। तो इट्स मीन हमारी जो कंपोनेंट वेलोसिटी के थे तीन, उनमें से जो u था सिर्फ उसकी तरफ मोशन हो रही थी और u भी आगे जो डिपेंड कर रहा था वो सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, ना x पे ना z पे। तो हमारा u किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। एक हमें ये कंडीशन पता चल गई, एक ये थी हमारे पास कंडीशन, एक ये हमारे पास कंडीशन, एक ही हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हम इसको जो है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं जो हमने विस्कस इनकम्प्रेसिबल के लिए देखी थी, और वो हम जो है बुक से देख लेते हैं। इक्वेशंस यहाँ पे हमारे पास सामने नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन को पहले देख लेते हैं, ये बहुत ईजी है क्योंकि अगर आप इस पर w इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये वाली पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, कुछ भी नहीं इसमें बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा इसमें, ये वाली एक पार्ट बचेगा हमारे पास जिसके अंदर w इन्वॉल्व नहीं हो रहा। थर्ड वाली इक्वेशन में क्या बचा हमारे पास, -1/p पार्शियल p ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड कंडीशन में हमारे पास v 0 है, सब कुछ 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ये वाला पार्ट। सेकंड वाली इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा -1/p, सॉरी ये रो है, रो पार्शियल p ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखें। फर्स्ट इक्वेशन को आपने गौर से देखना है। इसमें पहला फैक्टर इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास स्टेडी है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, पहला फैक्टर खत्म। u पे सब डिपेंड कर रहा है, u तो हमने अभी तक रखना है, तो पहला फैक्टर में ये हमारे पास आ जाएगा u पार्शियल u ओवर पार्शियल x। v भी 0, w भी 0, ये भी खत्म। अब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हमारे पास आएगा -1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल x, और साथ में हमारे पास प्लस न्यू, और अंदर हमारे पास u के 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। लेकिन u मैंने आपको बोला किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ y पे, तो x वाला भी नहीं आएगा, z वाला भी नहीं आएगा, हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सिर्फ पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y। और अगर हमारा u सिर्फ y पे डिपेंड करता है तो फिर u यहाँ पे भी x के साथ आया हुआ है, तो इट्स मीन ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाना था। ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया कि अभी आपको सिर्फ ये पता चले कि ये u पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि u जो है वो सिर्फ यहाँ पे भी दोनों फैक्टर इकट्ठे लिख दें और कह दें u जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। हमारे पास ये कंडीशन हमने निकाली है लास्ट में, तो हमारा ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/p रो पार्शियल p ओवर पार्शियल x प्लस न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। ये वो काम है जो आपने हर एक के सॉल्यूशन के लिए करना है, चाहे वो सिस्टम कैसा भी लिया जाए। अभी पहला सिस्टम तो हमने लिया हुआ है स्टेडी लेमिनार वाला, उसमें चलते हैं आगे। हमने जब इसको अप्लाई कर दिया सारे को, ये पूरा पैराग्राफ में वही है जो मैंने आपको सारा सिस्टम समझाया, अभी सारा डिटेल में यहाँ पे जो आपको सिस्टम बताया गया है ये वही यहाँ पे सारा इस पूरा पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। उसके बाद हमने इसकी कंडीशंस निकाल ली, कंडीशंस को हमने नेवियर-स्टोक्स पे अप्लाई कर दिया, तो हम लोग इन रिजल्ट्स पे पहुंचे कि हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास जब इक्वेशंस आ गई तो वो कहता है कि साथ में इस पेज पे आप यहाँ पे देख रहे हैं म्यू लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो सिस्टम
हमारे पास इक्वेशंस में हमने 3 निकाली थी, इसमें यहाँ पे हमारे पास न्यू आया हुआ है। तो ये कैसे आया हुआ है इसको पहले आप देख लें, ये बहुत ईजी है। आप इक्वेशन 1 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसको लिख दें पार्शियल p ओवर पार्शियल x को एक तरफ रहने दें। इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है 1 ओवर रो और इज इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या देने दें न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है न्यू, ये अगर इस पे साथ मल्टीप्लाई तो वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बना देंगे म्यू बना देंगे। वो जब इसके पास वापस आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास पार्शियल p ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू म्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। तो यही वो इक्वेशन है जो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए। ठीक है, और साथ में उस इक्वेशन में उसने पार्शियल p और पार्शियल x को ये dp ओवर dx कैसे लिख लिया है, क्योंकि ये जो है सिर्फ अभी किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास हमें पता है कि सारा का सारा जो काम है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इसको इजीली dp ओवर dx में यानी पार्शियल से इसको हम डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो फिर बन जाएगी dp ओवर dx इज इक्वल टू म्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। अब फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो हमने सभी सिस्टम्स के लिए पहले निकाला करनी है, और बाकी दो इक्वेशंस यहाँ से हमारे पास एक ये और एक ये। इसने बताया कि पार्शियल p और पार्शियल y ये वहाँ चला जाकर 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी पार्शियल p ओवर पार्शियल y भी हमारे पास 0 आ जाएगा और पार्शियल p ओवर पार्शियल z भी हमारे पास 0 आ जाएगा, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। और इस इक्वेशन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे डिटेल में लिखी है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं वो क्या कह रहा है इस इक्वेशन में। वो बोल रहा है आपने ये पार्शियल p और पार्शियल y पार्शियल p और पार्शियल z तो निकाल लिए इज इक्वल टू 0 है, और ये टाइम पे भी जो है वो डिपेंडेंट नहीं है स्टडी की वजह से। ये तीनों रिजल्ट्स ने हमें जो है बताया कि ये सब चीज़ें 0 हैं। तो कहता है आपका पार्शियल p और पार्शियल x के बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में हम किस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये रिजल्ट तभी निकलेगा जब हमें पता चलेगा पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर किस टाइप का है। तो अब उसने कहा कि हमारे पास जो है अगर तो p फंक्शन हो x का, तो फिर तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो है वो कोई ना कोई इसका आंसर बन जाएगा। अगर ये p जो है वो हमारे पास y और z का फंक्शन नहीं है तो इसका जवाब जरूरी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा p जो है वो फंक्शन नहीं है y का। उसने कहा कि ये तो हो गया 0, जब हमने डेरिवेटिव p का विद रिस्पेक्ट टू y लिया वो भी 0 आ रहा है, जब हमने p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लिया तो वो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो p है वो ना तो y पे डिपेंड कर रहा है, ना ही z पे डिपेंड कर रहा है, ना ही t पे डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है हर सूरत, सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। यही वजह है कि हमने इसको dp ओवर dx लिखा है, और dp ओवर dx जो है वो फिर एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि u जो है वो सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन y जो वो p का फंक्शन नहीं है। क्लियर, इससे पता चलता है जो y है, जो हमारे पास p है वो y का फंक्शन नहीं है। तो जो हमारे पास जब ये उसका फंक्शन नहीं है तो फिर इस तरह वाली वैल्यू भी हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगी। वैसे ये चीज़ बॉदर नहीं करी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, हम यहाँ तक इक्वेशन के ऊपर वर्क करने के बाद छोड़ देंगे। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिस्टम के लिए, जिसमें पहला सिस्टम हमारे पास है सिंपल कोटी फ्लो, और जो दूसरा सिस्टम है वो हमारे पास है जनरलाइज कोटी फ्लो। इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट होता है इन 3 इक्वेशंस के साथ, 1, 2 एंड 3। थैंक यू।